हेलो गाइस, मैं हूं विकास तोमर। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो बैंकिंग एग्जाम्स में लार्ज स्केल पर कवर किए जाते हैं। चाहे दोस्तों बात हो इंटरव्यू की, चाहे बात हो एग्जामिनेशन की। सर, सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करता हूं। सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। और सर, बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें सर, मुझे एक्सपीरियंस है। मैं महिंद्रा में वर्क कर चुका हूं एज अ फैकल्टी मेंबर। उसके बाद सर मैं अपना सर्विसेज दे चुका हूं कैरियर पावर, पायनियर, राइट नाउ वर्किंग विद केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। एक कानून बनाया था सर 1881 में, अंग्रेजों के जमाने में नेगोशिएबिलिटी को लागू करने के लिए, जो ट्रेड था उसको आसान बनाने के लिए। उसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टर्म होता है हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं रहता है, हम डेली लाइफ में सुनते हैं सर, चेक। और चेक्स का इतना ज्यादा यूज है हमारी लाइफ में, और सबसे बड़ी बात है लाइफ में जो यूज है ही है। एक नॉर्मल भारतीय होने के नाते तो आपको पता ही होना चाहिए कि चेक क्या है सर, ठीक है। लेकिन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज से मैं बताऊंगा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में जो भारत में जारी किए जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ और कैटेगरीज चेक की और कुछ नई टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व की गई है चेक्स में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज आपको बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि चेक्स में क्या क्या होता है जो आपको आज तक नहीं पता था। और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली सीधे सीधे क्वेश्चंस बनेंगे, और जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर्स दे पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं सर। तो आप सबसे पहले चेक के बारे में हमने आपको बात करने से स्टार्ट करने से पहले तो हम आपको बताएंगे चेक होता क्या है सर। चेक बेसिकली एक बहुत सुलभ इंस्ट्रूमेंट है जो बैंकिंग को आसान बनाता है सर। बेसिकली अगर चेक की डेफिनेशन की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, अ चेक इज अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इज इशूड बाय अ बैंक अकाउंट होल्डर फॉर मेकिंग पेमेंट टू एन इंडिविजुअल और कंपनी एंड कैश विड्रॉल्स फ्रॉम द बैंक्स। कहने का मतलब सर, चेक जो है एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट पर पेमेंट करने के लिए, चाहे वो पेमेंट किसी इंडिविजुअल को किया जा रहा हो या कंपनी को किया जा रहा हो, या कैश विड्रॉल्स करने का एक शानदार ऑप्शन है ये बैंक के द्वारा। अगर इसके अलावा बात करें तो सर और भी तरीके से इसका यूज किया सकता है। हम इसको फंड ट्रांसफर करना होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो चेक का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बैंक से दूसरे बैंक के थ्रू हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी चेक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हम चेक से कैश पेमेंट भी बना सकते हैं, कई सारे बिल्स का पेमेंट भी हम चेक से कर सकते हैं। और इसके अलावा सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो चेक के आपको पता है जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है सर, तो ये हमको परमिशन देता है, अलाउ करता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन विच मे बी बिकम अ विद कमर्शियल विद हार्ड कैश। कहने का मतलब है हमको बिना चेक ले जाए हुए हम बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कोई रिस्क नहीं होता है। रिस्क नहीं होता का मतलब है सर, कई प्रकार के टाइप में अगर हम कैश को कैरी करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क होता है कैश को कैरी करने में, और चेक को कैरी करने में ट्रांजैक्शंस को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं चेक। सर देखिए, जब भी चेक लिखा जाएगा तो चेक में 3 पार्टीज होंगी। ये पता होना चाहिए सर, एग्जाम से पूछे आने वाला मैन क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज देयर आर इन्वॉल्व इन चेक। तो सबसे पहले सर 3 पार्टी होंगी, हमको पता है। एक व्यक्ति जो होता है जो क्या करता है सर, चेक को बनाता है। वो जो चेक बनाने वाला होगा सर उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉर। क्या बोलेंगे, ड्रॉर। आगे है जिसको हम चेक जिस बैंक के ऊपर लिखते हैं, यानी कि जो ऑलवेज बैंकर होगा, और बैंकर हमेशा कहलाएगा क्या, ड्रॉई। और जिसको हम दे रहे हैं चेक, whom to the amount payable, तो वो क्या हो गया सर, पेड। यहां पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है सर, आपको ये बात बिल्कुल डैम श्योर होनी चाहिए। सर ड्रॉर कौन हो गया, जो चेक को बना रहा है, और ड्रॉई कौन हो गया, जो चेक का पेमेंट करेगा, और पे कौन होगा, जिसको चेक का पेमेंट दिया जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ नई बातें आपको जानने को मिलेंगी। तो चेक का बेसिकली प्रोसेसर क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सर। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है आपको, इसमें है बैंक 1 और दूसरा जगह दिखाई दे रही है आपको बैंक 2। ये बैंक 1 है, ये कोई व्यक्ति है, इसको पैसा देना है इस व्यक्ति को। तो ये होता क्या है सर, चेक इन्होंने लिख के दे दिया। तो हर एक बैंक के बीच में, दूसरे बैंक के बीच में एक सेटलमेंट बैंक होता है जिसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस। ठीक है, समाशोधन गृह। तो कहने का मतलब आपने मान लीजिए एसबीआई के चेक है, आपने किसी व्यक्ति को ट्रांसफर किया,
और उस व्यक्ति का अकाउंट हो सकता है पीएनबी में हो, उसने पीएनबी में अकाउंट से चेक डिपॉजिट किया, उन्होंने इस चेक को लिया और ट्रांसफर किया कहां पे, क्लियरिंग हाउस, और क्लियरिंग हाउस ने वापस से एसबीआई से अप्रूवल मांगा, एसबीआई ने अप्रूवल दिया, फिर से क्लियरिंग हाउस चेक जाता है, फिर से जाके पीएनबी में वो चेक वापस, उसकी अप्रूवल वापस जाएगा, उसके बाद उस व्यक्ति को पेमेंट मिलेगा। सर इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, नई टेक्नोलॉजी के बारे में कि पहले कैसे होता था और अब कैसे होता था। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ सबसे पहले बात है कि चेक की कुछ डिटेल्स होती हैं जो बहुत ही नेसेसरी होती हैं चेक लिखते समय, उसमें हम फिलहाल बात कर लेते हैं। सर लिखा है द फॉलोइंग डिटेल्स आर नेसेसरी इन अ चेक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ डिटेल्स हैं जो बहुत नेसेसरी हैं। सबसे पहले a check must be drawn upon a specified banker, we have already discussed about, जिसको क्या कहेंगे हम, ड्राइव। a check must have been signed by the person, जो साइन करता है वो कौन होता है सर, ड्राफ्ट। a check must have the name of the recipient, इसका मतलब है जिसको हमको चुकाना है वो क्या हो गया सर जी, पे हो गया। ठीक है, तो तीन चीजें तो होती है चेक में। a check must mention the amount of the money in words and in figures, बिल्कुल सर, दोनों सब तरह से आपको लिखना होगा, वहां पे जो अमाउंट होगा आपको वर्ड्स का भी प्रयोग करना है, आपको फिगर्स का भी प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात, और जो भी चेक होगा सर उस पर डेट तो होना मस्ट है, अगर डेट नहीं होगी सर तो फिर मुश्किल वाली बात है, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सर ये बेसिक फंडामेंटल सर, तीन पार्टीज तो हो ही नहीं सर, और आपको चेक में लिखना पड़ेगा वर्ड्स की फॉर्म में, और इसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा डेट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब कुछ बात करते हैं सर जी क्लासिफिकेशन ऑफ चेक्स। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो सबसे सिंपल सी बात है, चेक एक ऐसा सेफेस्ट मोड है किसका, मेकिंग पेमेंट का। तो पेमेंट करने का सबसे सेफ मोड है चेक, जिसके द्वारा हम चेक को क्या कर सकते हैं, किसी बैंक में पेमेंट कर सकते हैं और हम उसको इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं और जब भी हमको जरूरत पड़ती है। अब चेक में बात होती है सर, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो उसके आधार पर देखते हैं कि चेक को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो आपको सामने नजर आ रहा है, लोकल चेक्स। सिंपल सी बात है सर, ऐसा कोई भी चेक ये जारी किया गया हो किसी बैंक द्वारा जो सेम सिटी में हो और जो दिया गया हो पे के लिए, तो सर कौन सा चेक हो गया, लोकल चेक। दूसरा आपको नजर आ रहा है आउट स्टेशन चेक। अब आउट स्टेशन चेक सर क्या होगा, आउट स्टेशन चेक का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे लोकल चेक में आपने दिल्ली में आपका अकाउंट है, आपने दिल्ली में ही किसी व्यक्ति को चेक दिया तो वो हो गया लोकल चेक। आपका दिल्ली में अकाउंट है, आपने चेक दिया, वो चेक मुंबई जा रहा है तो वो चेक क्या हो गया सर, आउट स्टेशन चेक। ठीक है, अब ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको एग्जाम से पूछा जाता है तो सर हमको इतना याद करना पड़ेगा, और बेसिकली इतना कोई बड़े कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हम याद नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एट पार चेक। सिंपल सी बात है, एट पार चेक इज अ चेक विच इज एक्सेप्टेड एट par at all its branches across the India। मान लीजिए आपने एसबीआई का चेक लिखा है तो आपने इसमें अमाउंट लिखा है सर 10,000 रुपए, तो सेम अमाउंट पर एसबीआई की पैन इंडिया आप क्या कर सकते हैं, एट पार आप उस चेक का क्या ले सकते हैं सर जी, पेमेंट ले सकते हैं, जैसा कि लोकल चेक में नहीं था। इट कैन बी प्रेजेंट अक्रॉस कंट्री विदाउट अटैचिंग एडिशनल बैंकिंग चार्जेस। बिल्कुल सर, इसमें कोई आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप एसबीआई के चेक से एसबीआई से ही पेमेंट ले रहे हैं तो सर क्या हो गया, एट पार चेक। अब बात करते हैं कुछ दूसरी कैटेगरी पे बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू चेक्स आर क्लासिफाइड एज। अगर हम बात करें वैल्यूज की तो सर बेसिकली अगर बात करें एक चेक होता है सर नॉर्मल वैल्यू चेक्स। नॉर्मल वैल्यू चेक्स सर वो चेक होते हैं जिनका जो अमाउंट होता है सर क्या होता है, अप टू 1 लाख रुपए का जो भी चेक होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल चेक। अगर हाई वैल्यू चेक की बात करें सर, कोई भी चेक जो 1 लाख से ज्यादा का होता है कहलाता है सर जी क्या, हाई वैल्यू चेक। ओके, एक नया चेक है, ये आपने सुना नहीं होगा, गिफ्ट चेक। बिल्कुल सर, गिफ्ट चेक उस चेक को कहा जाता है जो हम किसी अपने प्यारे व्यक्तियों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, लव्ड वंस को गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट चेक की खासियत की बात करें तो पेपर में ये क्वेश्चन बन जाता है कि वैल्यू क्या होती है सर, तो गिफ्ट चेक 100 रुपए से स्टार्ट होकर 10,000 रुपए तक का हो सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, दैट इज द टाइप्स ऑफ चेक्स। चेक्स आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओपन चेक। ओपन चेक का मतलब क्या होता है, एकदम खुला हुआ चेक। खुले हुए चेक की मतलब डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप समझते हैं, अ चेक इज कॉल्ड ओपन चेक व्हेन इट इज पॉसिबल टू गेट कैश ओवर द काउंटर एट द बैंक। मान लीजिए इसके पास ओपन चेक है, उसको राइट होता है, वो चाहे बैंक के काउंटर पे और क्या ले सकता है सर, पेमेंट ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है
दूसरा राइट इसके पास क्या है, जिसके पास ओपन चेक होगा वो चेक का पेमेंट ओवर द काउंटर तो रिसीव कर ही सकता है, बैंक के साथ साथ उसको डिपॉजिट कर सकता है अपने अकाउंट में, और चाहे तो उस चेक को पास कर सकता है किसी दूसरे को, लेकिन इसके लिए उसको चेक को इंडोर्स करना होगा, यानी कि चेक की बैक साइड पर उसको क्या करना होगा सर, सिग्नेचर। तो कई बार होता है कि इंडोर्समेंट क्या है, सिंपल सी बात है, हम चेक की बैक साइड पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो क्या होता है सर जी, इंडोर्समेंट कहलाता है। तो ओपन चेक में सारी कंडीशंस खुली हुई है व्यक्ति के पास, जैसे आपने देखा कि एग्जांपल मैंने आपको देने की कोशिश की है। सामने चेक है सर एचडीएफसी बैंक का, इसमें मान लीजिए ये पेय है जो व्यक्ति है जिसके नाम जिसने चेक लिखा है, जिसका नाम है अमित शर्मा। यहाँ पे अमाउंट लिखा मुझे बताया था मैंडेटरी है। उसके बाद कुछ इस तरह से है, चेक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, यहाँ पे जो सिग्नेचर कर दिए कुछ भी छेड़ा नहीं है, ओपन ना तो बियर पे कुछ किया ना यहाँ पे लाइन क्रॉस की, बिल्कुल नॉर्मल चेक है और उसको आपने नाम लिखा, अमाउंट लिखा, डेट लिखा, सिग्नेचर लिखा और दे दिया किसी को, तो सर वो आ जाएगा किस कैटेगरी में, ओपन चेक की कैटेगरी में। अगला एक रिस्की चेक होता है सर, दैट इज बियर चेक। बियर चेक में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऐसा चेक पेबल टू एनी पर्सन। देखिए सर ऑर्डर में बात हो रही, ओपन में बात हो रही थी कि कोई जो व्यक्ति लेके जाएगा, तो यहां बात हो रही थी कोई भी लेके जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक को क्या कह देंगे, बियर चेक। और बियर चेक को क्या हो सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है और कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास बियर चेक है, मैं बैंक नहीं जाता हूं, अपने फ्रेंड को भेज देता हूं, अपने किसी स्टूडेंट को भेज देता हूं, तो सर उसके पीछे मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी सर। अब बात होगी कि कैसे बियर होगा, अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उससे पहले एक और टाइप समझ लेते हैं, तो दोनों में मैं आपको अंतर करके दिखा दूंगा। ऑर्डर चेक सर क्या होता है, इट इज द वन विच इज पेबल ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। सर देखिए यहाँ पे बात आ रही पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे चेकों में जो चेक के ऊपर एक शब्द लिखा होता है बियर, उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। जो वर्ड ऑर्डर होता है मे बी रिटेन हो सकता है, उसको भी कैंसिल कर सकते हैं हम। पीरियड शब्द हमने इसको कट कर दिया तो ऑर्डर चेक बन गया। अगर चेक के ऊपर ऑर्डर लिखा उस पर टिक कर दिया तो भी ऑर्डर चेक बन गया। आप देखेंगे डिफरेंट चेक्स पे कहीं मेंशन होता है बियर या ऑर्डर। आगे बताता हूं कि कहां पे होता है। नेक्स्ट, द पेई कैन ट्रांसफर एन ऑर्डर चेक टू समवन एल्स। ऑर्डर चेक को वो समवन एल्स को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसको एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, यानी चेक के पीछे क्या करने पड़ेंगे, सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जरा मैं आपको समझा देता हूं, मुझे पता है थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन बड़ा क्लियरली आपको ऑर्डर चेक और पीरियड चेक में अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने कोई माना एबीसी बैंक है, और एबीसी बैंक का जो चेक है, यहां पे ध्यान से देखिए सच ये चीज आपको नजर आ रही है, यहां पे लिखा है और बियर। जो और बियर शब्द है हमने इसको कट कर दिया है पेंसिल से, और जैसे ही कट किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑर्डर में। कई चेक्स में सर ये जो प्लेस है और बियर लिखा है, यहां पे लिखा हो सकता है ऑर्डर, तो इस पे टिक कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे तो सर ये ऑर्डर चेक बन जाएगा। बियर के केस में सर क्या होगा, बियर के चेक में हमने चेक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, या चाहे तो बियर पे हमने टिक कर दिया, ये चेक कैसे हो गया सर, बियर चेक। तो सिंपल सी बात है, इन दो चीजों को हम यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं सर चेक्स के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि क्रॉस चेक क्या होता है, बड़ा फेमस चेक है और सबसे सेफेस्ट वे है सर। अगर आप किसी को पेमेंट देना चाह रहे हैं चेक्स में, तो क्रॉस चेक को आप फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज इसमें खासियत क्या होती है सर, इस चेक के ऊपर हम दो क्रॉस लाइंस खींच देते हैं। ऐसा नहीं है आपने चेक को बीच में से क्रॉस कर दिया, नहीं सर। देखिए ध्यान से, ये सही क्रॉसिंग का एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस नजर आ रही है कॉर्नर पे चेक के, ये क्वालिटी बता रही है। ये चेक कैसा हो गया सर जी, क्रॉस चेक हो गया। तो कहते हैं कि क्रॉस चेक होता क्या है, तो जिसके पास क्रॉस चेक होता है वो उस चेक को कभी भी कैश में उसका पेमेंट काउंटर पे बैंक में नहीं ले सकता। और ऐसे चेक का पेमेंट केवल और केवल कहां क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट में जिस व्यक्ति के नाम चेक लिखा गया होगा सर जी। सिंपल सी बात है, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। हम चाहे तो लिख दें अकाउंट पे ही, चाहे ना लिखे तो भी वो पैसा कहां पे जाएगा, अकाउंट में ही जाएगा। तो ये सबसे सिक्योर और सेफ तरीका है अगर हम किसी को क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी ये तरीके हैं। एक आपने सुना होगा, बैंक में आप जाते हैं काउंटर पे, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कहता है सर आप एक सेल्फ चेक दे दीजिए। सर बेसिकली ये होता है क्या है, जैसे आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो एक अल्टरनेट यूज हो गया। मान लीजिए एटीएम में हो सकता है कैश अवेलेबल नहीं है, एटीएम काम नहीं कर रहा है, आपका उस ब्रांच में अकाउंट है, आप चाहते हैं कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, एटीएम काम नहीं कर रहा है, तो बैंक में जो क्लर्क होता है बोलता है सर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सेल्फ चेक दे दीजिए। तो सेल्फ चेक में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा लिख रखा है सेल्फ, ठीक है, आपने सेल्फ लिख दिया और आपने फिजिकली चेक को ब्रांच में जमा कर दिया और आपने क्या ले लिया काउंटर पे,
कैश ले लिया सर। नेक्स्ट, पोस्ट डेटेड चेक। सर बड़ा फेमस है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक सर क्या होता है, मान लीजिए आपने आज डेट है मान लीजिए 25, आपने 25 को किसी को चेक दिया और आपने डेट मेंशन कर दी 15 जनवरी की, 15 जनवरी की डेट मेंशन कर दी और वो सर तो आगे की डेट को आपने चेक लिख दिया, तो क्या हो गया सर, पोस्ट डेटेड चेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक इज अ फॉर्म ऑफ क्रॉस चेक या अकाउंट पेइंग और बियर चेक, कुछ भी हो सकता है। पोस्ट डेटेड चेक जो होता है फाइनेंशियल पेमेंट देने की बात होती है, कौन सी डेट पर, फ्यूचर डेट पर। मान लीजिए अपने 25 को लिखा, आपने फ्यूचर डेट में है, हाँ अगर कस्टमर उस डेट से पहले अगर उसकी उस पहले पेमेंट लेता है तो वो हो जाएगा एंटी डेटेड चेक। ओके, तो ये दो टर्म्स है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब किसी फ्यूचर की डेट की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट, अब बैंकर चेक, ये बड़ा फेमस है लेकिन आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। अब बैंकर चेक क्या होता है, अब बैंकर चेक को ही सर हम आप बैंकर्स ड्राफ्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बहुत सिंपल सा सर जी, एक ऐसा चेक जो आपने लिया किसी बैंक से, कहने का मतलब इज लाइक आस्किंग टू द बैंक, आपने बैंक से कहा कि एक चेक दे दिया जाए आपको, यू गिव देम योर मनी, आपने उनको क्या दे दिया, पेमेंट, एंड गिव यू अ चेक फॉर दैट अमाउंट गिव टू द पर्सन यू आर पेइंग। For this reason, they do not bounce because the lack of funds। कई बार क्या होता है, चेक बाउंस हो जाते हैं, अमाउंट में सर्टेन अमाउंट अगर नहीं होता है अकाउंट में तो चेक को बाउंस कहलाता है। बाउंस का मतलब है सफिशिएंट अकाउंट नहीं होने पर वो चेक डिसऑनर हो जाता है सर। तो बैंकर चेक जैसे कि आप ड्राफ्ट बनवाते हैं, आपने कई जगह यूज भी किया होगा, एग्जामिनेशन में मांगते हैं, कॉलेज में मांगते हैं, तो सर ड्राफ्ट बड़ा सिक्योर्ड है सर, है बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया तो आपने ड्राफ्ट दे दिया बैंक को, बैंक ने आपने पेमेंट दिया बैंक को, बैंक ने आपको ड्राफ्ट बना के दिया एक नॉमिनल फीस लेके, उसके बाद वो ड्राफ्ट सर जिस व्यक्ति के लिए आपने लिखा है वो पेमेंट ले सकता है। सेम बैंकर्स चेक भी ऐसा ही होता है, आपने बैंक को पहले पेमेंट दे दिया, एक चेक इशू करा लिया और उस चेक की खासियत क्या होती है, वो बाउंस नहीं हो सकता। सर एक बड़ा फेमस कैटेगरी है ट्रैवलर चेक। जैसे मान लीजिए लोग विदेश में यात्रा करने जाते हैं, विदेशी इंडिया में आते हैं, तो सर एक चेक जारी किया जाता है बेसिकली, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रैवलर्स चेक। तो ध्यान से देखिए, इट इज प्रिंटेड ओपन टाइप चेक। ये कैसा होता है, एक ओपन चेक की तरह लिखा जाता है। इशूड एंड अल्टरनेट फॉर कैरिंग अराउंड कैश। मान लीजिए कहीं वर्ल्ड में आप जा रहे हैं तो आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या ले जा सकते हैं, ट्रैवल चेक ले जा सकते हैं। आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं, किसी देश में घूमने जा रहे हैं, तो ये रिप्लेसमेंट है कैश का, ये आपको गारंटी देता है और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी देता है। सबसे खासियत तो इसकी ये हो गई। दूसरी खासियत, ट्रैवल चेक आर वाइडली एक्सेप्टेड, ये हर कोई स्वीकार करता है, चाहे मर्चेंट्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे अगर बात करें कोई ऑर्गेनाइजेशंस में आप जा रहे हैं, कहीं भी आपको सबमिट कराना है, अनयूज्ड चेक फ्रॉम द रिसेंट ट्रिप कैन बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। कहने का मतलब इनकी वैलिडिटी कोई नहीं है, जैसे कि चेक 3 महीने बाद स्टेल चेक हो जाता है, मतलब उसका आप पेमेंट नहीं ले सकते। खैर आगे चलते हैं सर, चेक की बात करें, कुछ फेमस सी बात है, टेक्नोलॉजी की बात मैंने की थी सर, तो एक बड़ा ही शानदार टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की सर। आरबीआई की एक सब्सिडरी है, आरबीआई के लिए काम करती है, आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रखा है, जिसका नाम है एनपीसीआई। एनपीसीआई स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की गई चेकों को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। पहले होता क्या था सर, चेक को क्लियर कराने में, मान लीजिए आपने एसबीआई का चेक लिख के दिया, व्यक्ति ने पीएनबी में जमा किया, पीएनबी ने उस चेक को भेजा क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस ने उस चेक को वापस भेजा एसबीआई, एसबीआई ने अप्रूवल दिया, फिर क्लियरिंग हाउस गया, फिर उसके बाद सर पीएनबी गया। तो ऐसे प्रोसेस में होता क्या था, चेक को फिजिकली मूव कराना पड़ता था। इसमें चेक का जो क्लियर होने का समय था वो काफी लंबा हो जाता था और यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होती थी। तो उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए पहले 7 से 14 दिन तक का समय लग जाता था, अब केवल चेक केवल 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाता है। और वो भी किसकी वजह से सर, सीटीएस की वजह से। किसकी वजह से, सीटीएस की वजह से। तो पेपर में कई बार पूछा गया है, सीटीएस स्टैंड फॉर, तो फुल फॉर्म क्या है गाइस, चेक ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेक ट्रांसमिशन सिस्टम को थोड़ा और समझते हैं आसानी से, और हम देखते हैं कि चेक ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली है क्या। अगर हम बात करें डेफिनेशन की सर, तो लिखा है मैंने बड़ा सिंपल वर्ड्स में, मुझे लगता है आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगी। लिखा है चेक ट्रांसमिशन सिस्टम और सीटीएस इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, अब चेक को फिजिकली मूव कराने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे बैंक में और बैंक आपके चेक को स्कैन करेगी और सेंड कर देगी क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस सेंड कर देगी किसको, उस कंसर्न बैंक को, अप्रूवल देके फिर क्लियरिंग हाउस, उसके बाद जिस बैंक को पेमेंट करना होगा उसके पास अप्रूवल आ जाएगा। तो अब चेक को फिजिकली ना भेजकर हम कैसे क्लियर कराते हैं, इमेज बेस्ड क्लियरिंग कराने को ही हम क्या बोलते हैं, चेक ट्रांसमिशन
सिस्टम। और ये भारत में कब से स्टार्ट किया आरबीआई ने? सन 2010 से। और सबसे बड़ी खासियत क्या है? पहले कॉमन चेक्स आते थे सर, अब सारे चेक सीटीएस चेक आते हैं। कि खासियत क्या है सर? यहाँ पे लेफ्ट पे यहाँ पे लिखा रहता है, ये मैंने आपको क्रॉस करके दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखा होगा सीटीएस 2010। आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए अपने हाथ में चेक ले सकते हैं। और सर यहाँ पे बैंक का लोगो होता है, सर बैंक का नेम होता है, यहाँ पे अमाउंट का रुपये का साइन है, यहाँ पे डेट की जगह है, सिग्नेचर का साइन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सर ये कुछ डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, ये मैग्नेटिक इंक्स होती हैं, यहाँ पे यूज की जाती है। यहाँ पे MICR कोड होता है, यहाँ पे IFSC कोड यूज किया गया होता है। क्या होता है सर? तो हम आगे देखते हैं जस्ट इसके बाद। तो आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सर मैंने बता दिया काम कैसे करेगा, अभी एग्जांपल देकर समझाया। SBI ने दिया PNB को, PNB किसको देगा? क्लियरिंग हाउस को, क्लियरिंग हाउस किसको? SBI को, SBI अप्रूवल, सेम भाई कंसेप्ट। तो ये क्या होता है? तो सर ये फिजिकल मूव ना होके कैसे मूव हो रहा है? बिल्कुल डिजिटल इमेज के थ्रू मूव हो रहा है। अब MICR से कुछ और कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। पहला क्वेश्चन ये है जी सर फुल फॉर्म क्या है? तो आपको नजर आ रहा है। अब MICR क्या है? अभी मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बोला CTS में, तो CTS में चेक के नीचे क्या होता है सर? एक MICR कोड होता है। कौन सा कोड? MICR, most important for the banking examination. Many times asking the same question in a banking examination and in upcoming exams also the same question is most important. Like what is the MICR? So the full form of MICR is Magnetic Ink Character Recognition. क्या है ये? एक टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है मशीन्स को रीड करने की, किसको? चेक की प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है उसको आसान बनाने के लिए, चेक को ट्रंकेट करने में, यानी कि शॉर्ट टाइम में चेक क्या होते हैं इसके थ्रू? क्लियर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है सर MICR कोड जो होता है कितने डिजिट्स का होता है सर जी? 9 डिजिट्स का होता है और ये न्यूमेरिक होता है। कैसा होता है सर? न्यूमेरिक। पेपर में ये भी पूछता है कि शुरू के 3 डिजिट क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं उस शहर का नाम जहां पे आपका बैंक है। नेक्स्ट 3 डिजिट बताते हैं उस बैंक का नाम जहां पे आपका अकाउंट है। और लास्ट 3 डिजिट बताते हैं कौन सी ब्रांच जहां से आपका वो चेक इशू हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर सर देखिए, मैंने एक एक्सिस बैंक का चेक यहाँ पे डेमो दिया है। देखिए ध्यान से, ये कुछ डिजिट्स है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे इस तरह से आपके चेक के नीचे डिजिट्स होते हैं, इनमें जो बीच में 9 डिजिट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल इनको बोलते हैं MICR कोड। ओके गाइस, तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। कहने का मतलब है सर MICR कोड तो क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है सर। अब एक इंपॉर्टेंट कोड है दूसरा, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं सर, दैट इज IFSC कोड। IFSC स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सर आपने देखा होगा पासबुक पे भी मेंशन होता है, ये चेक पे भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होता है, पहले तो आपको फुल फॉर्म रटी होनी चाहिए, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है सीधे सीधे, कई बार पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन अगला होता है कि IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं? तो सर देयर आर 11 डिजिट। सबसे बड़ी बात, जहां MICR में केवल न्यूमेरिक थे, यहाँ पे कैसे हैं? अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट में यूज होंगे। तो लिखा हुआ है जी कौन प्रयोग करता है? RBI करती है। क्यों करती है? आइडेंटिफाई करने के लिए बैंकों की ब्रांचेस को जो इनेबल बनाती है, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स होते हैं, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो फंड्स को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है उसको आसान बनाया जाता है सर IFSC कोड के थ्रू। और IFSC जो कोड होता है सर बनता कैसे है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। IFSC कोड 11 डिजिट का हो गया। पहले 4 डिजिट क्या बताते हैं सर? पहले 4 डिजिट जो होते हैं, ये अल्फान्यूमेरिक फॉर्म की अगर बात करें तो ये सबसे पहले तो बताते हैं द नेम ऑफ द बैंक, शुरू के 4 डिजिट। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा लास्ट में। द 5th कैरेक्टर हैज बीन कीप्ड 0, जो हमेशा 0 ही होता है, और ये एक तरह से स्टैंडर्ड कोड होता है, या कह सकते हैं कंट्रोल नंबर होता है, ये आगे फ्यूचर के लिए बनाया गया है। और 6 कैरेक्टर जो होते हैं लास्ट के सर, जो बताते हैं कि आपको क्या नाम सर, जो ब्रांच का आपका जो कोड होता है उस तरह से मेंशन कर देता है। जैसे यहाँ पे ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा, हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सर मैंने ICICI बैंक का IFSC कोड उठाया है सर, तो शुरू के 4 डिजिट बता रहे हैं मुझे ICICI बैंक का नाम। ये किसका चेक है? ICICI बैंक लिमिटेड का। 0 रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, मैंने बताया था आपको। जो लास्ट के 6 डिजिट दिखा रहे हैं, ये ब्रांच का कोड बता रहे हैं। ये कहाँ की ब्रांच है सर जी? गुड़गांव की। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि सर चेक्स के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की दोस्तों। इसके अलावा मुझसे जुड़े रह सकते हैं सर, गूगल पे सर्च करें, मेरा पेज है सेम कौन बनेगा GA पति, सर्च करेंगे तो एक पेज आएगा कौन बनेगा GA पति फुल स्टाइल से। और मुझे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं ठाकुर विकास तोमर।
और अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं सर। मेरी क्लासरूम स्टडी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आना पड़ेगा केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, मुखर्जी नगर। ओके गाइस, थैंक यू। टिल देन सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट।